बिस्मिल्लाह। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में, अदरवाइज मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। ये लाइट ऑफ ही करनी पड़नी है मुझे लग रहा है, ऐसे ही है। ओके, आप लोगों के लिए भी रीडेबल है जी? चलो। So single member company means a company which has only one member. It is the company which consists of a single member who is also a director of them. वही member है, वही director है. These companies are governed by special rules. मैंने बताया था कि single member companies के अलग से rules हैं. In these companies, SMC Private Limited, it has it to the name of the. ये बात भी clear. अगली बात. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी. उसने कहा था वो कंपनी जो प्राइवेट ना हो. तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स क्या बला है? अच्छा, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. बेटा अभी सिर्फ दो वर्ड्स याद रखिएगा. कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे हम दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. अभी सिर्फ ये बता रहा हूं और बाकी फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उसकी पूरी फॉर्मेशन ही हमने कोर्स में पढ़नी है. कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका बार बार जिक्र या जिनके बगैर कंपनी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती. वन इज कॉल्ड MOA, सेकेंड इज AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आसान लफ्जों में मैं इन दोनों वर्ड्स का एक एक लफ्ज लिख देता हूं ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट सेकंड चैप्टर में पढ़ने हैं. अगर आप सेकंड चैप्टर अपना देखो तो उसका कंटेंट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो हमारा पूरा सेकंड चैप्टर ही इन दो डॉक्यूमेंट्स पे टिका हुआ है कि इन दो डॉक्यूमेंट्स में आएगा क्या, चेंज करना होगा तो कैसे होगा. क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा हैं. अभी सिर्फ ये समझ लो कि मेमोरेंडम जो होता है ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का आइन, ठीक है. और जो आर्टिकल्स होते हैं ये होती है रूल बुक. ये क्या है जी? आइन. मैं उर्दू में भी लिख दूं, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन. सो दो डॉक्यूमेंट्स, एक में कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है, आइन डिफाइंड है, और एक आर्टिकल जो है वो रूल्स बुक है कि कंपनी चलेगी कैसे. कोई भी काम करना है तो रूल्स कहां डिफाइन होंगे? आर्टिकल्स के अंदर. क्या बात समझ कि कंपनी ये काम करना चाह रही है, सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी एक मीटिंग करना चाह रही है, कैसे करेगी? आर्टिकल्स बताएगा कैसे करेगी. कंपनी ने मीटिंग कर ली, अब क्या करे? पोस्ट मीटिंग क्या करना है? आर्टिकल बताएंगे क्या करना है. प्री मीटिंग क्या करना है? मीटिंग से पहले क्या करना है? आर्टिकल्स बताएंगे क्या करना है. बात समझ आ रही है? डायरेक्टर निकालना है, डायरेक्टर रखना है, मेंबर निकालना है, मेंबर व्हाटएवर. कंपनी ने टेक ओवर करना है, कंपनी को टेक ओवर, कुछ भी बिजनेस करना है, आर्टिकल बताएंगे कैसे करना है. क्या मेरी बात समझ आई? सो आर्टिकल एक्चुअली रूल बुक है आपकी. तो अब जरा वर्ड पढ़ोगे तो अब आपको समझ आ जाएगी. मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल, जिसकी रूल बुक में ये लिखा हो. नंबर 1, जिसकी रूल बुक में रिस्ट्रिक्शन हो, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर. अभी देखो मैंने कुछ काटी नहीं लाइन, तो ऐसे वर्ड्स याद नहीं करने. अगर इस बुक से भी पढ़ रहे हो तो अपनी जो चीजें हैं वो ईज कर लेनी, आसान कर लेनी लाइंस अपने लिए, ठीक है. कोशिश करूंगा मैं पढ़ाते हुए ये आसान कर दूं आप लोगों को जितनी भी आसानी हो सके. तो इस तरह की लाइंस आपने नहीं लिखी, छोटी छोटी चीजें याद रखनी, आसान आसान. ठीक है. रेस्ट लेदर ट्राइंस, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. और जो एम्प्लॉय है उनको निकाल दो, एक्सक्लूड. और ये वर्ड तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं पहले. एंड और कितने पावरफुल वर्ड्स हैं, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ बी लॉ में कि जनाब और का मतलब है तीनों कंडीशन में से कोई एक भी पूरी हो जाए, जबकि एंड का मतलब है तीनों का पूरा होना जरूरी. क्या बात समझ आई? तो इसलिए प्राइवेट कंपनी में तीसरी चीज, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक. का मतलब प्राइवेट कंपनी ये तीनों काम से रुकी रहेगी क्योंकि उसके रूल बुक ने बोला prohibit any invitation to the public to subscribe for the shares or debentures of the company. कि पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं कर सकती, वो बेशक शेयर सर्टिफिकेट देके हो या डेट इंस्ट्रूमेंट देकर हो. दोनों ही तरीकों से फंड रेजिंग हो सकती है ना. डेट भी, इक्विटी भी. इक्विटी में क्या होगा? मैं आपसे पैसे लूंगा, बदले में शेयर दे दूंगा. डेट में क्या होगा? मैं आपसे पैसे लूंगा, बदले में डिबेंचर दे दूंगा. क्लियर? अगली बात पे आइए फिर प्लीज. प्रोवाइडेड दैट
where two or more person hold one or more share in the company jointly, there shall for the purpose of this definition be treated as a single member. अब यहाँ पे होल्ड करता हूँ, क्या आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हो? कई दफा मिस्टर एंड मिसेस मिलके अपना एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, बहुत कॉमन है। बैंक उसे इंडिविजुअल अकाउंट ट्रीट करता है या दो अकाउंट ट्रीट करता है? इंडिविजुअल ट्रीट करता है। वो कहता है ये मेरा एक अकाउंट है जिसके दो ओनर्स हैं। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह कंपनी के जो शेयर्स हैं वो दो लोग मिलके भी ऑन कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सलमान ऑन करते हैं शेयर्स, कोई मसला नहीं। तो दो मेंबर्स मिलके भी, ठीक है, और दो पर्संस मिलके भी एक शेयर ऑन कर सकते हैं, ज्वाइंट ओनरशिप। बात समझ आई? तो ऐसे केस में वो एक शेयर के दो मालिक हैं। लेकिन अब जब बात आएगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शेयर के दो मालिक, मिस्टर एंड मिसेस सलमान ने नेस्ले के फॉर एग्जांपल 5000 या 2000 शेयर खरीद लिए हैं, सपोज करें जी, नेस्ले के शेयर्स 2000, और ये किसकी ओनरशिप में है? मिस्टर एंड मिसेस सलमान की ओनरशिप। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मेंबर है कि दो मेंबर? दो नहीं, एक मेंबर है। जैसा बैंक वाले आपके जॉइंट अकाउंट को एक अकाउंट कंसीडर करते हैं, तो शेयर कंपनी भी आपके दो ओनर्स को जो कि मिलके एक शेयर खरीद रहे हैं उसको एक मेंबर कंसीडर करती है। तो प्रोवाइडेड वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन द कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्या बात समझ आ गई? हाँ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई? क्या करना है इसको, मुझे क्या पता। प्राइवेट कंपनी आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, ठीक है। लार्ज साइज में जब जाते हो तो यूजुअली आप प्राइवेट कंपनी दे रहते हो, आप अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हो इनटू पब्लिक कंपनी। ठीक हो गया जी? चलें, जरूरी नहीं है लेकिन आप कर लेते हो, ठीक है, बेनिफिट्स हैं। और पब्लिक कंपनी में देखो, अब आखिर में एक लाइन लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी में और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन, तो वो लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी के नाम के साथ एसएमसी लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा पता चल जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा हो तो क्या पता चलेगा कि वो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? नाम से नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमें पता करना पड़ेगा या एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये लिस्टेड है या नहीं। तो उसके कई तरीके, 2-3 तरीके इस्तेमाल करता है। समटाइम वो कह देता है कि कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो इस तरह की बात, या लिस्टेड कंपनी का लफ्ज लिख देता है, तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर ना, अब हम जो आगे एडवांस होते जाएंगे इंशाल्लाह, चैप्टर 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 3 से ऑनवर्ड आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्टेटस मैटर करता है, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस हैं जो कंपनी के स्टेटस वाइज चलती हैं। हो सकता है हम एसएमसी को बोलें तुम ना करो, प्राइवेट को बोलें चलो तुम देख लेना, करना हो तो कर लेना, कंप्लाई करना हो तो कर लेना, और पब्लिक को बोले तुमने तो लाजमी करना है। क्या मेरी बात समझ पाए कि ये रिलैक्सेशंस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं उन डिफरेंट स्टेटस की बिना पर। कभी हम प्राइवेट कंपनी को रिलैक्सेशन दे रहे होंगे, कभी हम एसएमसी का वैसे जिक्र हम बहुत कम पढ़ेंगे, हम प्राइवेट कंपनी की बात पढ़ेंगे ज्यादा। तो हम प्राइवेट कंपनी को रिलैक्सेशन दे रहे होंगे और बाकी कंपनी को कह रहे होंगे खबरदार तुमने तो करना है, ठीक है, तुमने तो करनी है लाजमी, प्राइवेट कंपनी ना करे, ठीक है। जैसा हम कहते हैं स्टेचुरी मीटिंग, एक मीटिंग का नाम ले रहा हूं, स्टेचुरी मीटिंग, इंशाल्लाह कभी चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। स्टेचुरी मीटिंग पब्लिक कंपनी करो, लाजमी है, नहीं तो कंपनी बंद करा देंगे। इस तरह की स्वेयर मतलब कि उसकी पेनल्टीज हैं। और प्राइवेट कोई जरूरत नहीं, तुम ना करो। अब देखो स्टेटस वाइज, तो एग्जामिनर क्या करता है, ये उसका बड़ा फेवरेट एरिया है कि वो आपको स्टेटस ऑफ द कंपनी दे और आपसे कहे कि चलो भाई जरा ये सिनेरियो है, जरा बताओ तो सही। और बच्चा ए अपनी तरफ से स्कॉलर बनता है और पूरी कहानी छाप के आता है और आगे कहता है क्या बात है, क्या सवाल किया, और एग्जामिनर हंस के कहता है स्टेटस तो देखा ही नहीं इसने। मैं रियलिटी बता रहा हूं, स्टेटस तो देखा ही नहीं इसने, ठीक है। सो वो पूरा सवाल का आंसर काट देता है। अब वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, आपका नुकसान, और ऊपर से टाइम का नुकसान जो आपने सॉल्व किया। एक सवाल है इंशाल्लाह कभी पढ़ाऊंगा, उसमें एग्जामिनर ने लिटरली मजाक ही उड़ाया स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट ने पूरा छाप दिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। प्रवीण ने छाप दी, उसने कहा उसने लिखा हुआ था, एक वर्ड लिखा हुआ था, अच्छा प्रवीण है माइनर के बारे में, माइनर की समझ आती है ना, बिलो द एज ऑफ, और वहां पे उसने लिखा हुआ था कि वो बंदा जो है उसका बेटा बिजनेस ग्रेजुएट है। एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, पास पेपर में बिजनेस ग्रेजुएट है।
लो जी, बच्चों ने छापा सवाल कि ऐसे की तैसे हम बताते हैं, धड़ाधड़ पूरा पेज भर के आए बच्चे, और मैं हार्डली 20% बच्चों ने सही आंसर किया, 80% ने वही आंसर किया, तेरी नहीं कर सकता। उसने कहा स्टेटस पढ़ा है, ऊपर क्या लिखा था, ही इज अ बिजनेस ग्रेजुएट। बिजनेस ग्रेजुएट तो माइनर होता ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आई कैप जो है वो प्ले करता है समटाइम्स, ट्रिकी प्ले। आप पूरा आंसर किसी और डायमेंशन में लिखते हो और आप पता लगता है कि आंसर ही गलत, ठीक है। सो इसीलिए मैं एक छोटी सी बात कहता होता हूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, क्वेश्चन पेपर, तो जहां कंपनी का नाम होगा ना, उसको प्रॉपर्ली, जैसा फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, आपने उसको बस अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने से प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके सामने क्या होगा, आई कैची रहेगा। आप जब भी लिखने लगोगे आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो जो कुछ याद किया होगा, मेमोराइज किया होगा, वो जब भी क्लिक होगा तो फौरन से क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप प्राइवेट कंपनी के बारे में लिख रहे हो। क्लियरिटी आ गई ये बात पे? सो इसलिए स्टेटस ऑफ द कंपनी मैटर करता है इस एग्जाम में, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। पब्लिक लिस्टेड, सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एंड दे आर ट्रेडेड एज पर द रेगुलेशन ऑफ दैट स्टॉक। वही मैंने बताया था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक अपनी मौजूद है। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज कैपिटल, इंक्लूड्स इक्विटी सिक्योरिटी एंड डेट सिक्योरिटी। बेटा दो तरह की जो सिक्योरिटी है, या तो इक्विटी है कि मैं बदले में ऑनर बना लूंगा किसी को, और दूसरी डेट सिक्योरिटी है कि मैं सिर्फ लोन की मद में उसे इशू कर रहा हूं। जिस तरह आपने डिबेंचर्स का नाम सुना हुआ है, बॉन्ड्स का नाम सुना हुआ है, ये वो चीजें हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड्स वगैरह की मार्केट बहुत मैच्योर नहीं है, फिर भी डिबेंचर्स की मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर? लो जी, लिस्टेड कंपनी पे आ जाता हूं। छोटी सी डेफिनेशन, लिस्टेड कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी। स्टार्ट ही यहां से किया, देखो, मींस अ पब्लिक कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा ये वर्ड मैंने भी समझाना है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आएगी आगे। और अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एग्जांपल पढ़ के आए हो आप एक दफा? नहीं तो प्लीज पढ़ो जरा एक दफा जल्दी से एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल है। जी क्लियर? अच्छा, पब्लिक अनलिस्टेड, तो नाम से जाहिर है जो लिस्टेड नहीं होगी वो अनलिस्टेड है, तो जल्दी से पढ़ रहा हूं। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर टू द जनरल पब्लिक। उन्होंने पब्लिक को शेयर इशू ही नहीं किए, हेंस देयर शेयर आर नॉट ट्रेडेड ऑन, सो इसलिए वो शेयर ट्रेड नहीं हो रहे स्टॉक एक्सचेंज पे। दूसरी बात, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हाउएवर इज एंटाइटल्ड टू मेक एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक एज एंड व्हेन इट थिंक्स फिट। यानी वो बेच सकती है जब वो बेचना चाहे, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। अनलाइक प्राइवेट कंपनी, ना कि प्राइवेट कंपनी की तरह विच आर फॉरबिडन टू इनवाइट इन्विटेशन, यानी अनलेस के प्राइवेट कंपनी जिसको इजाजत ही नहीं है कि वो पब्लिक ऑफरिंग करे। किस तरह इजाजत नहीं है? क्योंकि उसके आर्टिकल्स, रूल बुक में लिखा है कि आप नहीं करेंगे। क्या बात समझ आ गई? सो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, सब्सक्राइब करना, कैश कलेक्ट करना। सब्सक्रिप्शन होती है कैश की, शेयर्स की पेमेंट, सब्सक्राइब करना उसको, ठीक है जी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अगली बात है पब्लिक सेक्टर कंपनी। हम टाइप्स ऑफ कंपनी में ही घूम रहे हैं अभी, ये कल वाली बातें हैं जो मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। अभी आज का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। A public sector has been defined as follows. Number 1, public sector company means a company वो बेशक पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ये मैंने बात कही थी कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर किसी भी कंपनी के ऊपर धावा बोला जा सकता है और उसको पब्लिक इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। ये कल मैंने बात समझाई थी। अच्छा आप देखो, एंड का वर्ड नहीं आ रहा, और का वर्ड, यानी इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी होती है, गवर्नमेंट कोई एक भी हरकत करती है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? गुड। और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेचुरी बॉडी। 51% कंट्रोल जो है किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो, या उनकी किसी एजेंसी के पास हो, या किसी स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी कौन सी? जैसा स्टेट बैंक स्टेचुरी बॉडी है, LWMC आपकी स्टेचुरी बॉडी है, इन तरह किसी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो आपकी स्टेचुरी बॉडी है, इन बॉडीज के पास हो।
यानी वही बात होगी, या तो डायरेक्ट कंट्रोल हो या इनडायरेक्ट। जैसा मैंने पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज का बताया था, इसी तरह पंजाब हेल्थ पता नहीं एक और था, PHFMC था, इस तरह कुछ फैसिलिटीज मैनेजमेंट, पता नहीं क्या था वो, मुझे भूल गया उसका नाम। तो इस तरह गवर्नमेंट अपनी एंटिटीज बना देती है, स्टेचुटरी बॉडीज बना देती है, उसके थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब स्टेट बैंक ने जिसने ICAP वो नहीं है, क्या नाम है, स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है ICAP, लेकिन है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही, बिल्कुल गवर्नमेंट बॉडी है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है। आप क्या कहना चाह रहे थे, इसमें से कौन सी चीज़ उसे डिक्लेयर करना चाह रहे थे, स्टेचुटरी बॉडी? नहीं, स्टेचुटरी बॉडी ना कहें, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन स्टेचुटरी बॉडी दर्जा दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, कहने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो आपके ICAP के बाय लॉज हैं, जो रूल्स हैं रेगुलेट, तो ICAP भी बना रहा है ना अपने मेंबर्स को रेगुलेट, तो वो खुद ही अपने अंदाज से कर रहा है, तो ये सब कह सकते हो स्टेचुटरी बॉडी। लेकिन फिर ये कहना कि स्टेचुटरी बॉडी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, इसके अलावा नहीं वो कुछ स्टेचू बना रही, स्टेचू है ना, लॉ है, किसके लिए बना रही है, सिर्फ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये फिर जरूर कहना। वो इस तरह नहीं है, जैसा स्टेट बैंक जो है ना, वो स्टेचुटरी बॉडी है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह ये फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लो, और क्या कहोगे, कह सकते हो, इजाजत। आगे चलो। अच्छा, अब यहां पे एक वर्ड है वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर। ये मैंने एक चीज समझानी है, ये मैंने नहीं समझाई हुई, ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ कंट्रोल समझा दिया, तो वो एक चीज मैं समझाता हूं आपको। अच्छा, उससे पहले मैं अगर ये कंक्लूड कर लूं तो ये जरा बात कंक्लूड हो जाएगी, तो फिर जरा हम उस पर चले जाएंगे, या फिर वोटिंग पावर को पहले कंक्लूड कर लेते हैं। चलो 1 मिनट रुको, जरा वोटिंग पावर समझाता हूं आपको। और वोटिंग पावर से पहले भी मुझे लगता है मुझे आपको कुछ और भी समझाना, चलो हम वो देखते हैं वो क्या करना है। अच्छा लो जी, जरा बेसिक डिस्कशन करता हूं। कंपनीज जो होती है ना, दो तरह से होती हैं, एक वो जिसका शेयर कैपिटल होता है और एक वो जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता। आपने आज तक जो पढ़ी और सुनी वो हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनीज है, क्योंकि आप स्टार्ट ही यहां से करते थे शेयर कैपिटल, जबकि बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर शेयर कैपिटल नहीं होता, जिसमें ज़्यादातर जो आपकी एंटिटीज आती हैं वो आती हैं NPOs। मैं सिर्फ एक वर्ड देख लूँ, सिर्फ मेरे, हाँ, जो बल्कि रहने दें, जो गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो यूजुअली, जो NPO कह लो, आसान वर्ड में, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना कंपनीज, वो जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। जिससे अखुवत है, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, ईदी फाउंडेशन, नॉट फॉर, आपको ईदी फाउंडेशन के अंदर शेयर कैपिटल नहीं मिलेगा, उसमें मेंबर्स होते हैं जो डोनर्स होते हैं एक्चुअली। जिस तरह अखुवत का जो लीडिंग पर्सन है डॉक्टर अमजद साहब, वो उसके मेंबर हैं, लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, शेयर है ही नहीं। अब जरा थोड़ा सा उस बात पे आओ, मैंने आपको कहा था मैं मेंबर कभी एक्सप्लेन करूंगा आपको मजीद, मेंबर की कैटेगरी से थोड़ा बाहर, शेयर होल्डर की कैटेगरी से थोड़ा बाहर लेके जाऊंगा। तो हमने कहा था मेंबर वो है जिसके पास कंपनी का एक शेयर हो, वो शेयर होल्डर और वही मेंबर है। लेकिन अगर कंपनी में शेयर ही ना हो फिर मेंबर कौन होगा? शेयर होल्डर तो नहीं कहोगे, फिर मेंबर कौन होगा? डोनर नहीं, जिसका फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में नाम आएगा एज अ मेंबर, वो मेंबर है। वो फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ना, वो MOA, उसमें नाम लिखे जाने हैं ऑनर के, मेंबर्स के, उसका नाम आएगा। क्या बात समझ आई? तो वो कहलाएगा मेंबर। अब वो मेंबर होगा जिसके पास शेयर नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेंबर है। क्या यहां पे अब क्लैरिटी आई? अब आपको समझ आ गया मेंबर दो तरह का होता है, एक वो जिसके पास शेयर होते हैं, एक वो जिसका नाम होता है फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। समझ आई बातें? अब ये थोड़ा सा और टेक्निकल कर दिया मैंने, क्लियर हुई बात की। सो मेंबर दो तरह का हो गया, मेंबर की पिक्चर ब्रॉडर होगी। मेंबर दो तरह का है, वो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो बंदा जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर कहलाएगा और मेंबर कहलाएगा। और अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस बंदे का नाम फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा, वो मेंबर कहलाएगा। उस केस में मेंबर होंगे, शेयर नहीं होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, शेयर नहीं है, हम सब मेंबर हैं, तो अब अगर कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लें? शेयर तो है नहीं, तो वोटिंग पावर तो निकल नहीं सकती, तो फिर कैसे डिसीजन करें? आसान लफ्जों में बताओ, लेमैन वे में हम कैसे डिसीजन करेंगे? सपोज हमारी मीटिंग हो रही है,
हम कैसे डिसीजन लेंगे? एक बात लेनी है कि फॉर एग्जांपल हम अपना एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं केपीके में। अब इस पर फैसला करो, कैसे करेंगे फैसला? लेमैन सोचो, बुक्स तो छोड़ो, मेजोरिटी ऑफ वोट में, शाबाश। अब मेजोरिटी ऑफ वोट कैसे कंसिडर करोगे? नहीं, वोटिंग राइट तो है नहीं ना, क्योंकि शेयर नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर, इसका मतलब इस रूम में अगर लोग बैठे हैं 3 टोटल, जो 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में से कितने लोग वोट करते हैं तो आप कहोगे हाँ ठीक है 6 लोग। मेजोरिटी के साथ आप लोग को फैसला कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने क्या कंसिडर किया? आपने एक मेंबर को एक वोट कंसिडर किया। सो ऐसे होती है वोटिंग। खुद ही बताया तुम लोगों ने इस रूम में बैठे एक मेंबर को एक वोट कंसिडर किया। सो वोटिंग का पैटर्न यही है। सो इसका मतलब हुआ वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं होता, वहां वोटिंग का पैटर्न ये होता है 1 मेंबर 1 वोट। मैं मेंबर, मेरा एक वोट, आपका वोट, सबका एक एक वोट। क्या बात समझ आ गई? तो डिसीजन जो भी लेंगे वो बेशक 50% पे लें, यानी 6 लोगों पे लें, या 10 लोगों पे लें, या 7 लोगों में, वो बात का मैटर है। वो तो भी हमने बात ही नहीं की ना उस पर कि डिसीजन पास कैसे होना है। अभी तो बात हो रही है वोटिंग पावर कैसे निकलेगी। तो हमने कहा एक मेंबर एक वोट। अब आते हैं कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में। अब वहां पे तो शेयर्स हैं, लेकिन लॉ कहता है वहां पे एक शेयर एक वोट। अब ये तो बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन हो गई है। बात सही, एक शेयर एक वोट, जिसके पास एक शेयर है उसके पास एक वोट है। इसका मतलब अगर मेरे पास 10,000 शेयर है, मेरे पास 10,000 वोट है। इसका मतलब अगर मेरे पास मिलियन शेयर है तो मिलियन वोट है। तो काउंटिंग ही करते रह जाओगे फिर मिलियन की पहले, अगर मैंने वोट डाल दिया तो फिर उसका एक तरीका निकाला गया, उसको कहा गया वोटिंग पावर कैलकुलेशन। अब वोटिंग, क्या बात समझ आ रही है? चीजें समझ आ रही हैं? वोटिंग पावर ही, लेकिन इधर वोटिंग पावर बहुत आसान है, बिकॉज शेयर कैपिटल तो है नहीं। तो 1 मेंबर 1 वोट जहां पे है, तो वहां पे कहा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग पावर सी द टेबल बिलो। तो हम जरा एक टेबल देखते हैं नीचे। देखो एक टेबल देखो, शेयर होल्डर है ए बी सी डी। ए के पास कितने शेयर है? 50,000। बी के पास 20, सी के पास 15, डी के पास 15। टोटल कितने हो गए? 1 लाख शेयर कंपनी के। तो अगर मैं कहूं ए के पास कितने वोट हैं, तो आप कहोगे 50,000 वोट है, क्योंकि एक वोट एक शेयर एक वोट। बी के पास 20,000, सी के पास 15 और डी के पास 15। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको काउंटिंग अजाब हो जाएगी इनकी। तो फिर तरीका क्या निकाला गया कि वोटिंग पावर परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कैसे? शेयर प्राइस तो 10 रुपए है, अज्यूम स्टैटिक प्राइस होती है 10 रुपए। अच्छा एक और यहां पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये जो शेयर प्राइस होती है, ये जो स्टेटेड प्राइस होती है, नॉमिनल प्राइस भी कहते हो, पार वैल्यू भी कहते हो, तुम लोग अकाउंटिंग में पार वैल्यू का वर्ड पढ़ते हो, ये कौन सी प्राइस है? ये कौन रखता है? जिस भी कंपनी ने शेयर इशू किया, डिटरमिन कौन करता है? शेयर होल्डर्स। अच्छा ये कितनी हो सकती है? क्या 10 रुपए ही होती है हमेशा? प्रीमियम प्राइस नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है यहां पे प्रीमियम कहां से आ गया बेटी? अभी तो कंपनी बन रही है, प्रीमियम कहां से आ गया? पार वैल्यू। पार वैल्यू डिटर्मिनेशन होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और ये मेरी मर्जी है जितने मर्जी का रखूं। मैं आपको ऐसी कंपनी दिखा सकता हूं जिसका शेयर जो है वो 10 रुपए का हो, जिसका 100 का हो एक मिनट रुकिए, साथ साथ लर्निंग भी करते रहे ना। सदीद का देखते हैं पहले, इसका क्या था पता लग जाएगा जरा। ये देखिए इसके कितने रुपए का शेयर है जरा देखो। ऑथराइज कैपिटल इतने मिलियन शेयर डिवाइड इनटू इतने वटएवर ऑफ ₹10 ईच। लो जी एक और कंपनी देखते हैं। इसका देखते हैं कितने का शेयर है। इसका भी 10 रुपए का। और कोई देख लेते हैं, अच्छी वाली कोई देखते हैं, शायद उसका मिल जाए। जस्ट मिनट, यहाँ से कोई, अब यहाँ का एओए मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, इसका देखना पड़ेगा, वरना इसका ज़रूर एओए में है। ओके जस्ट अ मिनट, फॉर्म ए में नजर आ जाए शायद। ये देखो यहां से पता लग जाएगा कितनी फेस वैल्यू है, 100। ये तुम्हारी मर्जी होती है कि फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में तुमने कितने का शेयर रखना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम बेशक 100 का रखो, 1000 का रखो या 500 का रखो
ये तुम्हारी मर्जी है। उसकी वजह बताता हूं, देखो बहुत लॉजिकल रीजन देता हूं उसकी। यहां पे कैलकुलेशन एक करवाता हूं छोटी सी। एक कैलकुलेशन करते हैं जरा यहां पे छोटी सी, ये देखो मैं कहता हूं जी फॉर्मूला तो अब आप लोगों को याद हो गया हुआ ना कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, यही होता है ना फॉर्मूला आप लोगों का। बेटा मैं हमेशा डिटरमिन करता हूं कि शेयर कैपिटल कितना होगा। आप कहते हो मैं सपोज हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं 1 मिलियन के शेयर कैपिटल के साथ, ठीक है जी, 1 मिलियन चाहिए कैपिटल सरमाया। अब मैं बेशक शेयर 10 रुपए का बनाऊं या 100 रुपए का बनाऊं या 1000 रुपए का बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर ये शेयर बनाया 10 रुपए का तो कितने शेयर छापने पड़ेंगे? 10,000 या 100,000? 1 लाख यार। अगर मैं यही शेयर प्राइस 1 मिलियन अगर रेज कर रहा हूं, यही शेयर 100 रुपए का कर दूं तो कितने छापने पड़ेंगे? 10,000। और अगर मैं यही 1 मिलियन रेज कर रहा हूं और मैं अपने शेयर होल्डर को 1,000 रुपए का एक शेयर दे दूं तो कितने शेयर छापने पड़ेंगे? 1,000। तो फिर हम क्या करेंगे, बजाय कि इतने ज्यादा शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के हम अपनी शेयर प्राइस बढ़ा लेते हैं। शेयर प्राइस बढ़ने से ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर छोटे हो जाते हैं। तो इस पे तो कोई जात पे फर्क नहीं पड़ा ना। कैपिटल तो पहले भी 1 मिलियन था, दूसरे केस में भी 1 मिलियन, तीसरे में भी 1 मिलियन। तो समझाना ही चाह रहा हूं जब आप शेयर प्राइस बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना टोटल शेयर कैपिटल के ऊपर। क्या बात समझ आई? तो इसीलिए कोई अपने मेमोरेंडम में 10 रुपए रखे, 1000 रुपए रखे, 100 रुपए रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पार वैल्यू, इसको क्या बोलते हो? इसके सारे वर्ड्स यही बोले जाते हैं, सारे वर्ड सेम मतलब है। पार वैल्यू भी कहते हो आप इसको, स्टेटेड वैल्यू भी कहते हो, फेस वैल्यू भी कहते हो, स्टेटेड फेस वैल्यू भी कहते हो, और क्या बोल रहे हो आप बेटे? नॉमिनल वैल्यू, बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू। ये सारे एक ही नाम है। और ये सब कौन डिटरमिन कर रहा है? प्रमोटर, जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी बना रहा है वो बताएगा सर 100 रुपए का शेयर रखें, 1000 का रखें या 10 रुपए का रखें। और ये प्रीमियम नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम फंड रेजिंग हो रही है, प्रीमियम कहां से आ गया जी? बात समझ आ रही है? सो इन सब वर्ड्स का मतलब एक ही है और ये सब मेमोरेंडम के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम पे डिसाइड होते हैं। आगे चलूं जी, यहां तक बात क्लियर है? तो क्लैरिटी है इस पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे आओ जरा फिर। और मार्केट वैल्यू क्या हुई फिर? जो आखिर में ट्रेड होके डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस डिटरमाइन। अच्छा जी, अब जरा इस पे आ जाओ। हमने क्या किया? पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, शेयर कैपिटल आ गया। तो वोटिंग पावर परसेंटेज कैसे निकली? बहुत आसान है, रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को टोटल शेयर कैपिटल पे डिवाइड करो, परसेंटेज निकल आएगी। मैथ्स क्यों हम पकड़ के आए हो? क्या किया? 5 लाख को 1 मिलियन पे मल्टीप्लाई 100, 50%, 20%, 15%, 15%। यहां तक बात समझ आई? सो अगर कोई फैसला 60% के साथ, 50% के साथ होना है सपोज, तो कैसे हो जाएगा? खाली मिस्टर ए हां बोलेगा, फैसला मंजूर, तीनों रोते भी नहीं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, 78% वाली, जी बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर एक के फॉर एग्जाम्पल अगर फैसला होना है 60% से, सपोज कोई भी फैसला 60% से होना है, 60% वोटिंग पावर से, लॉ भी बताएगा, मैं आपको दोनों तरह के पावर रेजोल्यूशन समझाऊंगा, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल, वो भी बताना है। मैं तो अभी जेनेरिक बात कर रहा हूं कि अगर कोई फैसला 60% से होना है तो कैसे हो जाएगा? ये बंदा मिस्टर ए बी सी डी किसी एक को अपने साथ मिला ले, 2 लोग कह दें हां तो डिसीजन अप्रूव्ड, बेशक बाकी 2 नाम आने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ आई? तो अब हमने वो काम से बच गए कि 50,000 वोट एक ही हैं, चलो जी गिनने बैठे हुए 50,000, नहीं, हम उसकी वोटिंग पावर की परसेंटेज पे फैसला कर लेते हैं। क्या ये बात समझ आ गई जी? क्लियर है? यहां पे क्लैरिटी है? चलो। सो जनरली देखो मैंने एक वर्ड लिखा भी हुआ है, जनरली शेयर होल्डर ए हैज 50,000 वोट, टेक्निकली शेयर होल्डर ए हैज 50% वोटिंग पावर इन द कंपनी, सिमिलरली एवरी अदर शेयर होल्डर हैव 20%, 15% एंड 15%। क्लैरिटी आई? अब यहां पे जब वर्ड इस्तेमाल हो तो मेरा ख्याल है अब ये वर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर। तो बेशक सिक्योरिटी वाला वर्ड काट दें, आप सिर्फ 51% ऑफ वोटिंग पावर याद रखें, आपका काम सही रहेगा।
सो मैंने ये वर्ड समझा दिया क्योंकि अब मुझे ये वर्ड आगे पूरी कंपनी लॉ में इस्तेमाल करना है, मैं जगह जगह पे वोटिंग पावर बोलूंगा, ठीक है। सो वोटिंग पावर अगर मैं अब कंक्लूड करूं कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो वोटिंग पावर कैसे कैलकुलेट होती है, रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को टोटल शेयर कैपिटल पे डिवाइड कर लें, आपको वोटिंग पावर आ जाएगी। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो 1 मेंबर 1 वोट, शाबाश, ठीक हो गया जी। चलो अगली बात। सो कहते हैं विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी, और थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट और एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। हमने कहा था ना कि या तो पैसे लगा लो या ड्राइवर अपने कर लो, अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट। बेटा एक बार याद रखना छोटी सी, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ेंगे, डायरेक्टर 2 तरह से बोर्ड पे आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हो ना, एक वर्ड यूज करते हो, 2 तरह से आता है। नंबर 1 या तो इलेक्शन से या सिलेक्शन से। वो ये वर्ड बहुत कॉमनली उसने यूज किया था, क्या नाम है, बिलोरानी, याद है? देखते हो थोड़ी बहुत न्यूज, नहीं देखते? उसने कहा था ना कि सिलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन नहीं थे, सिलेक्शन थी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बोर्ड पे भी बंदा 2 तरह से आता है, या तो इलेक्शन से या सिलेक्शन। जो सिलेक्शन होती है यानी कोई बंदा उसे सिलेक्ट करता है, वो कहलाता है नॉमिनेशन, नॉमिनेट किया जाता है। क्या बात समझ आ रही है? सो डायरेक्टर दोनों तरह से आते हैं, ठीक है, सिलेक्शन से भी, इलेक्शन से भी और नॉमिनेशन से भी। चैप्टर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं और नॉमिनेशन कैसे होल्ड की जाती है। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है बात की? नॉमिनेशन पे एक छोटा सा केस समझा देता हूं। सपोज एक बैंक है, वो आपको लोन दे रहा है, मैंने आपको से मैं बैंक से बिलोंग करता हूं, मैंने आपको 500 मिलियन का लोन दिया या 1000 मिलियन का लोन दिया, आपकी उतनी औकात नहीं जितना मैंने लोन दे दिया, सपोज अज्यूम करें, मतलब आपकी कंपनी की आपकी इक्विटी उतनी नहीं है जितना मेरा लोन है, तो आपको लगता नहीं, मुझे डर लगेगा कि आप पता नहीं वापस करो ना करो या मेरा पैसा मिसयूज कर लो, तो मैं आपसे बदले में मांग सकता हूं कि यार ठीक है मैं तुम्हें 1000 मिलियन देता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि इस लोन पे तुम इंटरेस्ट तो दोगे, मेरा बंदा तुम्हारे बोर्ड पे बैठेगा, अपॉइंट वन ऑफ माई रिप्रेजेंटेटिव एट योर बोर्ड। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मेरे बिहाफ पे मिस्टर ए आएंगे, वो आपके बोर्ड पे बैठेंगे, आप अगर लोन लेना चाहते हो कबूल कर लो मेरी शर्त। आप कबूल करोगे तो क्या होगा, जहां पे आपके बोर्ड के लोग हैं 3-4 जो भी लोग हैं, उसके अंदर मेरा भी एक बंदा आके बैठ जाएगा। तो वो बंदा क्या इलेक्शन लड़के आया, सिलेक्शन से आया, नॉमिनेशन से आया, सिलेक्शन ही प्लीज बड़ा मेहरबानी, नॉमिनेशन वर्ड है। सो नॉमिनेशन हुई, किसने नॉमिनेट किया, लेंडर ने। तो ऐसा भी होता है कि लेंडर नॉमिनेट कर देता है कंपनी के अंदर अपना बंदा, उसके पास वोटिंग राइट होंगे कि नहीं। अच्छा अब ये डिपेंड करता है, नहीं, क्योंकि देखो लेंडर का बंदा डायरेक्टर है, नहीं वोटिंग राइट चाहिए कहां है। अच्छा पहला क्वेश्चन ये है, वोटिंग राइट चाहिए कहां है? वो क्या कहते हैं उसे, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। यस, लेकिन अब मैं आपकी बात से दोबारा कंक्लूड करता हूं, अभी आपकी बात कंक्लूड नहीं की मैंने। आपको वोटिंग पावर चाहिए कहां है? डिसीजन, किस मीटिंग का डिसीजन, किस लोगों में बैठ के डिसीजन लेने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी तुमने जब ये बात पढ़ी है तो शेयर की बेसिस पे बात पढ़ी है ना, तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर कहां काम आएगी, वोटिंग पावर कहां काम आएगी? वोटिंग पावर होती किसकी है, मेंबर की, तो कहां काम आएगी? मेंबर की मीटिंग में। डायरेक्टर मीटिंग में वोटिंग पावर नहीं होती, ये बात याद रख लेना। आप कॉन्सेप्ट अब एक और दे देता हूं, ये जो वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है मेरे साथ, ये लिंक करता है बेटे मेंबर की मीटिंग के साथ, क्योंकि ये मेंबर की वोटिंग पावर आपने कही है ना, ABCD की, तो ये मेंबर की मीटिंग के साथ लिंक करता है। मेंबर्स मीटिंग, मेंबर की मीटिंग के साथ। इसका डायरेक्टर मीटिंग में कोई काम नहीं है। क्यों, मैं समझाता हूं ना अब जरा। सपोज ये 6 लोग डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, इस 6 की क्या पावर है, वोटिंग पावर? ईच डायरेक्टर हैव इक्वल पावर, सबकी बराबर पावर बराबर है। वो इलेक्शन से आए या सिलेक्शन से आए, वो इलेक्शन से आए या नॉमिनेशन से आए, डायरेक्टर की पावर्स इक्वल होती हैं। वो कम वोट जीत के आए या ज्यादा वोट जीत के आए, इलेक्शन के अंदर
बेशक इस बेटी को ज्यादा वोट मिले उसको कम मिले, लेकिन अगर दोनों बोर्ड पे हैं तो दोनों की पावर्स इक्वल है। इसका मतलब डायरेक्टर मीटिंग के अंदर तमाम डायरेक्टर्स की पावर इक्वल होती है, वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, और इलेक्शन में भी बेशक हायर अप हो या लोअर में से हो। ठीक है मेरी बात? तो इसका मतलब वही बात होगी ना, एक डायरेक्टर एक वोट। 6 लोग हैं, 6 में से फैसला होना है, 4 लोगों ने हाँ कह दिया, हाँ होगी, डिपेंड ऑन के अगर 4 लोगों की अप्रूवल है, या 6 की 6 चाहिए तो फिर 6 हाँ कहेंगे तो अप्रूवल होगी। तो हाँ वो लिखा, वो भी मैं समझाता हूं उसके ऊपर, वैसे 6 वाला होता नहीं है लेकिन समझाता हूं उसके ऊपर। सो कॉन्सेप्ट इज, अब एक और क्लैरिटी आ गई फिर इसका मतलब कॉन्सेप्ट में, कि एक मीटिंग है डायरेक्टर्स मीटिंग, एक मीटिंग है जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर मीटिंग में कौन आ सकता है? डायरेक्टर आएंगे, और जब इस रूम से डायरेक्टर बाहर लिखा होगा ओनली डायरेक्टर्स आर अलाउड, तो अंदर डायरेक्टर आएगा, और डायरेक्टर जब अंदर आएगा तो हैविंग ऑल डायरेक्टर्स हैविंग इक्वल पार्ट। अब ये डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, लेकिन अंदर एज अ डायरेक्टर आएगा, मेंबर तो आज इजाजत ही नहीं उसे आने की। समझो बात को, मैं इसको इस तरह कहानी में समझा रहा हूं कि इस रूम के बाहर लिखा हुआ है ओनली डायरेक्टर्स आर अलाउड, तो आप बेशक 2 रोल रखते हो, आप मेंबर भी हो डायरेक्टर भी हो, लेकिन आओगे एज अ डायरेक्टर, मीन विद हैविंग ऑल द इक्वल पार्ट लाइक एवरी अदर इन दिस रूम। निशात का मियां मंशा जो है वो मेंबर भी है डायरेक्टर भी है, वो जब डायरेक्टर मीटिंग में आता है तो सब डायरेक्टर के साथ उसकी पावर भी क्या है? इक्वल। लेकिन जब वो मेंबर मीटिंग में आता है तो कहता है मेरे पास कितनी है? 55%। क्या मेरी बात समझ आई? तो जब आप ही लोग मेंबर मीटिंग में आओगे तो अब आप कहोगे मेरी 20% है, मेरी 50% है, मेरी 60, तो इनके आने का रो भी डिफरेंट होगा कि मंशा साहब आ गए, क्योंकि मंशा साहब के पास 55% है, उनका बेटा मिला के 78% हो जानी है। बात समझ आ रही है? सो वो अलग बात, वहां रो भी अलग होगा। सो मेरी बात समझ आई? सो अगर ये डायरेक्टर मीटिंग हो रही है तो अंदर आने वाले आपने जो भी आप में से आ रहा है वो एज अ डायरेक्टर एंटर होगा है, और विद द कॉन्सेप्ट के सबकी पावर इक्वल है, वोटिंग पावर, ऑल पावर्स, ऑल डायरेक्टर्स हैव इक्वल पावर। और अगर ये बाहर लिखा हुआ ओनली मेंबर्स आर अलाउड, तो अब आप में से अगर कोई डायरेक्टर है लेकिन मेंबर नहीं है, बेटी वाला सवाल दोबारा रेफर कर रहा हूं, वो जो बैंक वाला बंदा है वो डायरेक्टर है, मेंबर नहीं है, तो वो इस कमरे में आ सकेगा? नॉट अलाउड। सो वो मेंबर मीटिंग में बैठेगा ही नहीं, वो डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा, इसलिए उसे मेंबर वाली मीटिंग में घुसने ही नहीं देंगे हम। ठीक है, अब क्लियर हुई बात? सो मेंबर मीटिंग में उसने जिसके पास शेयर है, और डायरेक्टर मीटिंग में उसने आना जो डायरेक्टर है, वो बेशक इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो। मेरा ख्याल है कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। प्लीज इसको होल्ड करके रखना, क्योंकि ये बातें मैंने अब एंड तक करते रहना है। देखो अभी हमने डायरेक्टर तीसरे चैप्टर में पढ़ना जाके, लेकिन हमने इधर ही शुरू कर दिया, तो ऐसा ही है लॉ, क्योंकि कंपनी विदाउट दीज पर्सन चलनी नहीं है। तो बात ही फिर यही मैं समझाना चाह रहा था पहले दिन भी ओरिएंटेशन में, कि एग्जामिनर जो है वो किसी भी चीज में डायरेक्टर घुसा सकता है। वही सिचुएशन है, कंपनी है, डायरेक्टर तो आएंगे, मेंबर तो आएंगे, लेकिन आपने बहुत केयरफुली सोचना है कि आप कौन सी मीटिंग में घुस रहे हो। डायरेक्टर मीटिंग के बारे में बात पढ़ रहे हो, मेंबर मीटिंग के बारे में बात पढ़ रहे हो। ठीक है, सो अब मेरा ख्याल है क्लियर होगी, क्लैरिटी आ गई सारी। सो डायरेक्टर हैव इक्वल पार्ट। बेटी वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया कि लेंडर आता भी है तो वो डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा, मेंबर मीटिंग में तो उसे वैसे नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो मेंबर जब फिर डायरेक्टर मीटिंग में बैठा है तो हैविंग ऑल द इक्वल पार्ट, जैसे बाकियों की पावर है उसकी भी है। और अगर मेंबर मीटिंग में जाएगा तो मेंबर मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब यहां पे एक और छोटी सी बात, अगर मैं यहीं पे एक लिंक, अच्छा मैं बहुत सी चीजें लिंक कर रहा हूं, लेकिन स्टोरी में लिंक हो रही है तो समझ आ रही है मेरा ख्याल सबको। अब एक बात और यहां पे लिंक करता हूं छोटी सी, डायरेक्टर के हवाले से, उसी लैंडर वाले के हवाले से एक छोटी सी बात है कि डिसीजन मेकिंग, देखो घर में आप एक मुलाजिम रखते हो, खुली छूट देते हो, जा जो बड़ा इत्मीनान हो उस पर भी, जा जो करना कर, नहीं ना, क्या करते हो? चेक एंड बैलेंस रखते हो ना। किसी तरह का भी मुलाजिम हो, वर्कर हो, आप उस पर चेक, इसी तरह इंडस्ट्री भी करती है चेक एंड बैलेंस। तो जब डायरेक्टर भी रख लिया, ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस तो रखोगे ना। अच्छा इसमें एक चीज और छोटी, 1 मिनट रुको सर, मैं बताना क्या आपको चाह रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ रुको। मैं आपको लीड करके कहीं लेके जाना चाह रहा था, 1 मिनट सिर्फ रुको मैं, ताकि वो डायरेक्टर वाली बात समझा सकूं। हाँ, एक्चुअली अप्रूवल केस समझाना चाह रहा हूं। तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। अब होगा क्या
कि एक डिसीजन होता है ना, अगर वो सारा डिसीजन ही बोर्ड लेने शुरू कर दे तो क्या होगा, बांदरों के हाथ में माचिस, जला देंगे पूरी कंपनी और मेंबर को पता भी नहीं चलेगा, जबकि मालिक कौन है, मेंबर। ऑल्दो डायरेक्टर में भी मालिक बैठे होंगे, कुछ लोग शेयर होल्डर होंगे। तो लॉ ने क्या किया हुआ है कि कुछ पावर्स डायरेक्टर्स को दी हुई है और कुछ मेंबर्स को दी हुई है। जो पावर्स मेंबर को दी हुई है ना, उनको कहा गया डायरेक्टर को कि भाई तुम रिकमेंड करोगे, वो अप्रूव करेंगे। तो जब मैं इस मीटिंग में बैठूंगा बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक, तो मुझे कोई बात नहीं अच्छी लगेगी, मैं रिजेक्ट कर दूंगा डिसीजन को। सिंपल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो डिसीजन आगे जाएगा ही नहीं। क्या बात समझ आ रही? तो इस तरह होता है, अपने इंटरेस्ट को, बैंक जो है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है कि वो आपकी पेमेंट, जहां पे क्वेश्चन क्रिएट होगा कि इस पेमेंट का इस्तेमाल कहीं मिसयूज करते हैं, वहां पे वो फौरन से पहले बोल पड़ेगा ओह ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? ये पॉइंट है, ये समझाना चाह रहा था। क्लियर हो गई? चलो अब ये लास्ट बात पढ़ता हूं, ये वाली बात भी समझ आ गई। और आखिरी बात थी, इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस्ड बाय द कमीशन। तो हमने पढ़ा था कि एनपीओ सारी की सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर में फॉल करती है। यहां तक कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा एग्जांपल प्लीज एक दफा 9 और 10 पढ़िए जल्दी से। जी क्लियर 9 10? अच्छा एक काम करना है, ये एक दो छोटी छोटी बस बेटे 5 मिनट। अच्छा अब जो घर से पढ़ के आना है, ये तो हो गया, ये तो मैंने पढ़ा दिया। घर से जो पढ़ के आना है वो बताता हूँ, छोटी छोटी बातें। एक तो हमने जो पढ़ा है आज, जो समझा है वो है जी, जस्ट अ मिनट, अच्छा वो आगे होना है। ये देखो जी, एक डेफिनेशन आपने आज घर से पढ़ के आनी है बोर्ड की, एक मेंबर ऑफ द कंपनी की, हमने आज वो क्लैरिफिकेशन ले लिया उसके ऊपर, और एक डेफिनेशन आप अगर देखो आगे, ये वोटिंग राइट की लिखी हुई है। ये 3 डेफिनेशंस आपने एक दफ़ा घर से पढ़ के आनी है। ठीक हो गया? फिर इसे इधर से इसको पढ़ के आगे आगाज़ करेंगे। क्लियर? चलो ये 3 डेफिनेशंस प्लीज़ पढ़ के आइएगा। अल्लाह ताला आप सबको सहमत रखे।